गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे गैस स्टेट का लेक्चर नंबर 8। तो इससे पहले हमने गैसेस लॉ डिस्कस कर लिए। गैसेस लॉ के बाद हमने डाल्टन्स लॉ डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन डिस्कस कर लिया। आज जो हमारा है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीएससी लेवल के लिए, तो ध्यान से समझना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है कि इसके लिए कुछ पोस्टुलेट दिए गए हैं कि भाई जो गैसेस है वो किस तरह से मोशन करती है। उसके लिए हमने कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए थे, वो हम पढ़ेंगे जो ये गैसेस फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये लॉज पढ़ने से पहले हमने दो टाइप की गैसेस पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने आइडियल गैस और एक पढ़ी थी हमने रियल गैस। तो आइडियल गैस कौन सी थी आपकी? आइडियल गैस तो हमें पता है, वैसे यदि हम इन जनरल बात करें अपने वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, और जो आइडियल गैस है वो कौन सी गैस होती है? जो आपके सारे लॉज को फॉलो करे। कौन से लॉज को? जो गैसेस लॉ थे आपके कौन से थे? एवोगैड्रो लॉ थे, चार्ल्स लॉ था, पॉइल्स लॉ था। इन सारे लॉज को जो फॉलो करे वो आपकी आइडियल गैस कहलाएगी। और आपकी रियल गैस कौन सी होती है? जो इन सब लॉ को फॉलो ना करे वो आपकी रियल गैस कहलाएगी। ठीक है, पर ऐसी कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है जिसमें आपकी आइडियल गैस रियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो वो कंडीशन कौन सी होती है? जो आपकी रियल गैस होती है वो आपकी आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। किस सर्टेन कंडीशन में? एक तो आपका लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। जब आपका प्रेशर लो हो और टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई हो, तब जो आपकी रियल गैसेज है वो आपकी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो ये जो आपके काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस था, इसमें कुछ जो ये जो पॉइंट्स जो पोस्टुलेट है, कुछ आइडियल गैस के लिए वैलिड है, कुछ रियल गैस के लिए वैलिड है। तो मैं अभी साथ साथ बताते चलूंगा कि कौन से पॉइंट आइडियल गैस के लिए वैलिड है और कौन से पॉइंट्स रियल गैसेस के लिए वैलिड है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका एवरी गैस इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो उसमें जो आपकी गैसेज है वो जैसे कोई गैसेज है वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर बनाई गई है, और उससे हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे आपकी मान लो एक कंटेनर में नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, तो वो किससे बनाई गई है? N2 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 स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल से पूरी गैस बनेगी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पर्टिकुलर गैस आर आइडेंटिकल इन मास एंड साइज। जो ये पॉइंट है वो ये कहना चाहता है कि जो सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस है, जो पार्टिकल्स है गैसेस के, वो सारे मॉलिक्यूल्स सेम साइज के हैं और सेम मास के हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, मान लो ये नाइट्रोजन गैस है इसमें पूरी। ठीक है, तो ये मान लो एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये तो है तो N2 ही, ये दूसरा N2, ये तीसरा N2। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपस में सेम साइज होगा और सेम मास होगा, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो सेम साइज होगा और सेम मास होगा। ठीक है, ये इसके आइडेंटिकल होगा, और जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना या पार्टिकल्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, सेम मास और सेम साइज के होंगे। ठीक है, वैसे भी ये अंडरस्टूड है कि ऐसा होता है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल जब सेम है तो मास भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा। जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए लार्ज डिस्टेंस सो दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। जो थर्ड पॉइंट है आपका वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करना। वो ये कह रहा है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स है ना, वो नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ भाई। जैसे हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, यदि हमारे पास कंटेनर है तो मान लो इसमें कोई गैस है। ठीक है, मान लो आपकी ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, यहाँ तक मतलब ये सिलेंडर जैसे आपका जैसे सिलेंडर भर के आता है ना, मान लो इन सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस है, मान लेते, होती नहीं है। ठीक है, मान लेते इसमें ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ये आपका सिलेंडर भर गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगी इसमें? भाई वॉल्यूम ऑफ द गैस तो वही होगी
जो इस कंटेनर की वॉल्यूम होगी, जो सिलेंडर की वॉल्यूम होगी, वही वॉल्यूम ऑफ द गैस होगी। क्यों? क्योंकि गैस का ना तो फिक्स शेप होता है ना फिक्स साइज होता है, उनका जो वॉल्यूम होता है वो वही होता है जो कंटेनर की वॉल्यूम होता है। यदि इस कंटेनर में भर दिया तो उसकी वॉल्यूम सिलेंडर जैसे होगी। यदि स्पीयर के शेप में किसी बर्तन में भर दिया तो जो स्पीयर की वॉल्यूम होगी वही गैस की वॉल्यूम होगी। ठीक है, यदि बोतल में भर दिया गैस को तो गैस की वॉल्यूम क्या होगी? जो बोतल की वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो अब इसमें ये मॉलिक्यूल भर दिए। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगी? जो कंटेनर की वॉल्यूम होगी। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल मान लें गैसेस का मॉलिक्यूल, आपने गैसेस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा होगा कि जो गैसेस मॉलिक्यूल होता है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, ठीक है, तो ये वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है भाई, कंटेनर की वॉल्यूम और गैस की वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है। पर यदि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल देखें, जब इन सारे मॉलिक्यूल को एक साथ लाके रख दें, ठीक है, यदि एक साथ लाके रख दें तो ये सारे मॉलिक्यूल मतलब एक दूसरे के पास आ जाएं तो ये जो सारे मॉलिक्यूल होंगे वो इतने से बन जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत एक दूसरे से बहुत दूर है। यदि इन सबको पास ले आए तो वॉल्यूम जो टोटल बनेगी वो इतनी थोड़ी सी ही बनेगी। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल सारे पास आ जाएंगे तो ये जो वॉल्यूम होगी, ये कौन सी वॉल्यूम होगी? वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये नेग्लिजिबल है किसके कंपैरिजन में? जो टोटल वॉल्यूम थी ना कंटेनर्स की, ये कंटेनर की भाई ये गैस की पूरी वॉल्यूम थी। ठीक है, इसके कंपैरिजन में क्या है? नेग्लिजिबल है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा दिखेगी हमें। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर है। जब इनको पास पास ले आएंगे जो एक्चुअल वॉल्यूम होगी मॉलिक्यूल्स की वो नेग्लिजिबल होगी इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम, सॉरी, इन कंपैरिजन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब हम डिस्कस करेंगे अपना फोर्थ पॉइंट। जो फोर्थ पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट से ही रिलेट करता है। थर्ड पॉइंट में आपका क्या पॉइंट था? उसमें ये कहा गया था कि आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। ठीक है, अब मतलब मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर है। ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो बहुत सारे, जैसे आपके रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, मान लो आपके रिश्तेदार बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, नहीं है आपसे कंटेक्ट, मतलब कॉन्टेक्ट भी नहीं रखते इतना। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि उनके रिलेशन थोड़े खराब होने लग जाते हैं, मतलब उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, ऐसे सेम मॉलिक्यूल्स के बारे में होता है कि जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर है, ठीक है, दूर दूर है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, मतलब कोई भी फोर्स ऑफ मतलब कोई भी नहीं होता, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों चीजें नहीं होती। ठीक है, तो देयर इज, जो फोर्थ पॉइंट है वो है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, ये था आपका फोर्थ पॉइंट। अब ध्यान रखना, जो थर्ड पॉइंट और जो फोर्थ पॉइंट है वो आपके रियल गैस पे वैलिड नहीं होंगे, वो केवल आइडियल गैस पे वैलिड होंगे। जो आपका थर्ड पॉइंट और आपका फोर्थ पॉइंट वो केवल आइडियल गैस के लिए है। ठीक है, जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, अब हमने देख लिया कि भाई कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो है रैंडम मोशन। अब भाई हमें पता है कि भाई जो गैसेस के मॉलिक्यूल आपने देखा वो गैसेस की कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। ठीक है, वो क्यों नहीं होती? वो इसी की वजह से नहीं होती कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है, हमेशा मोशन में रहेंगे। जब मोशन में रहेंगे इसका मतलब पार्टिकल फिक्स नहीं है, इसका मतलब पार्टिकल फिक्स नहीं है तो उसकी शेप भी फिक्स नहीं होगी। ठीक है, इसी वजह से जो गैसेस है उनकी कोई फिक्स शेप वॉल्यूम नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा मोशन में रहते हैं। ठीक है, जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या है कि भाई अब जो पार्टिकल्स है कंटेनर में, जैसे कंटेनर में आपने गैस मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, ये मोशन कर रहे हैं। ठीक है, कोई इस साइड भाग रहा है, कोई इस साइड भाग रहा है, कोई इस साइड, कोई इस साइड, कोई इस साइड, मोशन तो फिक्स नहीं है इनका। ठीक है, कोई इस साइड भाग रहा है, किसी भी साइड भाग सकता है। तो भागते भागते क्या होगा
ये इससे भी टकरा सकता है, वॉल से भी टकरा सकता है, आपस में मॉलिक्यूल्स भी टकरा सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी टकराव हो सकता है। ठीक है, तो उस टकराव की वजह से मतलब जो होता है वो कोलिजन होता है। ठीक है, तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा कोलिजन्स होते रहते हैं। ठीक है, ये था आपका 6 पॉइंट, किसकी वजह से, क्योंकि उनमें रैंडम मोशन होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 7th पॉइंट। 7th पॉइंट आता है प्रेशर का। अब मॉलिक्यूल जो आपके आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन्स की वजह से क्या होता है, जो कोलिजन्स होता है, कोलिजन्स की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, तो जो आपका 7th पॉइंट है वो आपका है प्रेशर। जो मॉलिक्यूल्स आपके मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट करते करते जब वो आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये था आपका 7th पॉइंट। इसके बाद आता है आपका 8th पॉइंट। जो आपका 8th पॉइंट क्या है, वो ये है कि जो आपके कोलिजन्स हो रहे हैं वो आपके कोलिजन होते हैं इलास्टिक कोलिजन। इस टर्म को ध्यान से समझना। वैसे शायद 11th 12th में आपने फिजिक्स में पढ़ ली होगी कि इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन ये होते हैं, इलास्टिक कोलिजन जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, मान लो ये इससे कोलाइड किया, ये इससे कोलाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि जब आपस में मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो जो एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे ये होगा कि मान लो इसकी एनर्जी 10 जूल है, ठीक है, इसकी एनर्जी 5 जूल है। ठीक है, जब ये कोलाइड करेंगे तो ये हो सकता है कि भाई इसके पास आ जाए 7 जूल एनर्जी और इसके पास आ जाए 8 जूल एनर्जी। ठीक है, आपस में तो एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, पर जो आपकी टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसकी टोटल एनर्जी क्या थी, 10 + 5 जूल 15 जूल, और इसकी क्या रही 7 + 8 15 जूल। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स के जो बीच में जो कोलिजन हो रहे हैं वो कोलिजन आपके इलास्टिक कोलिजन होंगे। जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। जो अब आपके मॉलिक्यूल्स है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं भाई, वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है, वो वाई एक्सिस में मूव कर सकता है, वो जेड एक्सिस में मूव कर सकता है। ठीक है, तो जो सारे मॉलिक्यूल्स होंगे 9 पॉइंट, जो सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी डिफरेंट 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 काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ध्यान रखना, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कभी भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। डोंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैसेस। ठीक है, मान लो भाई कोई नाइट्रोजन है उसका नेचर अलग है, हाइड्रोजन है उसका नेचर अलग है, ऑक्सीजन है उसका नेचर अलग है, तो उस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी कभी कि भाई वो गैस कौन सी है, वो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि भाई वहां पे टेम्परेचर क्या है। ठीक है, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी की, भाई वहां पे टेम्परेचर क्या है। यदि आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी मूव करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। यदि हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये थे आपकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, इसमें 9 पॉइंट है, 9 के 9 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या डिस्कस किया। जो हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट था वो था आपके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के। सेकंड था वो आपका था कि सेम साइज और सेम मास होता है। जो थर्ड पॉइंट था, जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो था कि आपकी जो एक्चुअल वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, और समझा भी दिया था कैसे होती है। जो आपका फोर्थ पॉइंट था वो था आपका देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पॉइंट ये कहता था कि वो बहुत डिस्टेंस सेपरेटेड होते हैं। जब ये डिस्टेंस सेपरेटेड है तो उनके बीच में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट होगा वो केवल आइडियल गैस के लिए वैलिड होगा। ठीक है, जो फिफ्थ पॉइंट है वो आपका रैंडम मोशन का है। रैंडम मोशन क्या कहता है कि आपका जो रैंडम मोशन
करते, जो आपके पार्टिकल्स है वो हमेशा आपके रैंडम मोशन में रहेंगे, हमेशा मूव करते रहेंगे, और उसकी वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आपकी फिक्स नहीं है पोजीशन, तो उसकी वजह से उसकी शेप भी जो होती है वो भी फिक्स नहीं होती। अब जो सिक्स्थ है, अब रैंडम मोशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से कोलिजन्स भी हो सकते हैं। भाई एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, आपस में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो किसी ना किसी की टक्कर होगी, या तो दीवार से टक्कर होगी या बच्चों की आपस में टक्कर होगी, ठीक है, तो कोलिजन्स होते हैं। उन कोलिजन्स की वजह से क्या होता है, आपका जो गैस है वो आपकी गैस प्रेशर एग्जर्ट करती है, ठीक है। जो 8 पॉइंट है वो आपका इलास्टिक कोलिजन है। भाई जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन हुए वो इलास्टिक कोलिजन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, पर ये हो सकता है कि भाई इसकी एनर्जी इसमें चली जाए और इसकी एनर्जी इसमें चली जाए। तो लास्ट पॉइंट है वो काइनेटिक एनर्जी का है, जो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, जो डिपेंड किस पे करेगा, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। थैंक यू।